स्टूडेंट, कक्षा 9th में विषय विज्ञान में हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 में हम कोलाइड विलयन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इसके गुणधर्म जानेंगे। तो कोलाइड के गुणधर्म में है पहला कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते, यानी साधारण रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। मतलब ये कि प्रकाश की किरण को तो फैला देते हैं, इतने बड़े होते हैं, लेकिन साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो ये प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं। फिर है इसके पश्चात जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? शांत छोड़ दिया जाता है, तब ये कण तल पर बैठते हैं तथा स्थायी होते हैं। और है इसका अगला पॉइंट, ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, यानी छानने की विधि से मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, परंतु एक विशेष विधि जिसे अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उस विधि के द्वारा ये अलग किए जा सकते हैं। अब आगे पढ़ना है कि जो कोलाइडल विलयन होता है वह परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। ये परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या है, इसके बारे में आपने पिछले पेज में, पेज नंबर 19 में आपने सारणी 2.1 देखी है, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा, और परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम को जान लेते हैं। देखिए सारणी 2.1 में परिक्षिप्त प्रवस्था के ये नीचे उदाहरण दिए गए हैं, परिक्षेपण माध्यम और उसके प्रकार। यानी परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से जो बनता है और उसके क्या उदाहरण है। देखिए, यदि परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव है, यानी द्रव में गैस का मिश्रण होता है, तो इस प्रकार से जो बनने वाला पदार्थ होता है उसे एरोसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोसेल। उदाहरण कोहरा, बादल, कुहासा। इसी प्रकार ठोस और गैस का मिश्रण एरोसोल कहलाता है। ठीक है, जैसे धुआं, स्वचालित वाहन, है ना, ये क्या है? एरोसेल कहलाते हैं। इसी प्रकार और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे देखिए द्रव और द्रव का मिश्रण होता है, इन्हें दो अलग अलग द्रवों का मिश्रण होता है तो इसे इमल्सन कहते हैं, जैसे दूध, फेस क्रीम इत्यादि। ठीक, तो इन्हें आप देख लीजिएगा, हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए कोलाइडल विलयन क्या है? परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों से मिलकर बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। यानी जो विलेय होता है और जो कोलाइडल रूप में रहता है उसे क्या कहते हैं? परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहता है, यानी मिश्रित रहता है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। यानी जिस माध्यम में परिक्षिप्त प्रवस्था मिली हुई रहती है उसे क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जिसे सारणी 2.1 में उदाहरण दिए गए हैं। ठीक, आप इन उदाहरणों को देख लीजिएगा। अब हम आगे देखेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। यानी जो मिश्रण होता है उस जिसमें जो घटक मिले होते हैं उनको पृथक्करण यानी अलग अलग कैसे किया जाता है। तो देखिए हम जानते हैं कि प्रत्येक रासायनिक पदार्थ होता है, जो रासायनिक पदार्थ होता है वह रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होता है, यानी सॉरी प्राकृतिक पदार्थ होता है वह रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए अनेक विधियां प्रयोग की जाती हैं, यानी कई विधियों द्वारा उनके घटक अलग अलग किए जाते हैं। अलग अलग करने से क्या होता है कि जो अलग अलग घटक होते हैं, प्रत्येक घटक होते हैं, उसके बारे में जानकारी और प्रयोग में लाना आसान हो जाता है। जैसे विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा यानी साधारण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। विषमांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण हमने देखे थे पहले, है ना, इसी अध्याय में। जैसे इनको अलग कैसे किया जा सकता है? हाथ से चुन करके, छन्नी से छान करके, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। ठीक है, कभी कभी मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए कुछ अलग तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है। तो जिन तकनीकों को, जिन विधियों को प्रयोग में लाया जाता है उनके बारे में अब हम आगे जानेंगे। तो क्रियाकलाप 2.4 पढ़ना है हमें। इसमें हमें क्या करना है? रंग वाले घटक जैसे डाई होता है
को नीले या काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करें, यानी रंग वाले घटकों को पृथक करना। ठीक है, तो इनको इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्रियाकलाप 2.4 है, इसको पढ़ते हैं। आधा बीकर जल लें, यानी आधा बीकर पानी लें, फिर बीकर के मुख पर वाच गिलास रखें। चित्र 2.5 देखिए, पेज नंबर 21 में। आप अपनी पाठ्य पुस्तक को सामने रखकर यह वीडियो देखिएगा। ठीक, तो जो चित्र 2.5 है उसे देखकर आप ये वीडियो देखते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। इसके लिए क्या किया हमने, एक बीकर को मुख पर वाच गिलास रखा है ना, और बीकर को आधा जल से भर दिया। कुछ बूंदें स्याही, यानी कुछ बूंद स्याही जो होती है वाच गिलास पर डाल देते हैं, और अब बीकर को गर्म करना शुरू करते हैं। बीकर को हम किस प्रकार से गर्म करते हैं, चित्र अनुसार देखिए। हम जो स्याही होती है, यानी जो हम वाच गिलास पे जो स्याही रखे हैं, उसको प्रत्यक्ष रूप से सीधे ही गर्म नहीं करेंगे। ठीक, देखो यहाँ चित्र में कैसे गर्म किया जाता है। नीचे जो बीकर है उसको गर्म करते हैं, उसका जल जब गर्म होगा फिर उसके पश्चात वाच गिलास में उसकी वाष्प लगेगी, जिससे वाच गिलास वाष्पीकृत, यानी वाच गिलास में रखा पदार्थ वाष्पीकृत होगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि वाच गिलास से क्या होता है, वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने देना हमें, तब तक रखना जब तक कि वाष्पीकरण पूरा ना हो जाए। जैसे ही वाष्पीकरण थोड़ा कम होता है, हम जो गर्म करना है उसे बंद कर देते हैं। ठीक, तो गर्म करना बंद कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जब वाष्पीकरण बंद हो जाता है तो देखिए इसका मतलब ये है कि उसका जो जल है वह पूर्णतः वाष्पीकृत हो गया, और उसमें यानी किसमें, वाच गिलास में केवल स्याही बचती है। तो इस तरह से हम रंग वाले घटकों को अलग करते हैं, और हम पाते हैं कि जल में रंग का एक मिश्रण है, यानी स्याही जो होती है जल में रंग का एक मिश्रण होता है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो पहली विधि जो हमने पढ़ी वह वाष्पीकरण विधि थी। ठीक, और इसके अगले वीडियो में और कुछ विधियों के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।